हाँ जी, कल जो होमवर्क दिया था वो हो गया, सोल्यूशन चेक कर लिया था, कोई मसला उसमें, कोई सवाल? हो गया हल? चलें जी, गुड। अच्छा, एक सवाल आपके सामने है, आपकी एक और प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से, पर टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको आपने सॉल्व करना है कोई 10 मिनट में, जल्दी से। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो कल हमने किया था। एंट्रीज याद नहीं हो पा रही हैं, अभी इसमें कर लेंगे वापस से, तभी तो प्रैक्टिस है। एंट्रीज याद नहीं करनी जानी, बस एंट्रीज आपको जैसे डेबिट क्रेडिट आपने बचपन में सीखा हुआ है ना, उसको रिफाइन करना है कि अगर मेरा लाइबिलिटी आ रही है, इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करूं या एसेट को डेबिट करूं। आप ये करें, इसमें हम साथ साथ करते हैं। सही आसान। जनरल एंट्रीज भी बनानी है और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी।
फंड्स का इंटरेस्ट रेट पर एनम ये है ना, ये लिखा हुआ सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 4%। समझ क्लियर है यानी इसी में लिखा हुआ है सवाल में। अनलेस अदरवाइज मेंशन ना, वो पर एनम ही होता है ना कि सालाना इतना मिलेगा। बाकी 5 मिनट। और ये टाइम प्रेशर इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में भी यही होगा कि एक सवाल को मैनेज करना है। अच्छा पहले बताओ कि पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए या एंट्रीज? कैलकुलेशन को देख देख के आप क्या बात करेंगे? एंट्रीज सिंपल। और हमने तो इतना सिंपल रख दिया है कि 2 टेबल बना दिए थे, लोन का अलग, बैलेंस का अलग। इस्लाम हाँ जी जानी बताओ, हो गया ये? अरीशा, हफ्सा, समत, किरण, कासिम, हसान, हो गया जानी? ऑलमोस्ट डन। बस ओके ओके करें हफ्सा आप।
डन हो गया समझ, चलें गुड यार। मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो टाइम ख़त्म है, सही है। तो हम ऐसे ही भी रखेंगे आगे क्लासेस को कि जितना टाइम बनता है उतना रखेंगे ताकि हम इम्प्रूव करें। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, इस सवाल के अंदर हमने लोन कितना ऑब्टेन किया है? 1.25 मिलियन का, ऐसा ही है। और वो डेट कौन सी है? अच्छा, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा, 1 Feb 2024 से, कैपिटलाइज कब से होगा? 1 मार्च से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है, काम शुरू हुआ है। तो तीनों की तीनों कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही हैं, तो वो हमने सीख लिया। चलें जी, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी ये बात तो तय हो गई है, ये पूरा का पूरा लोन किसके लिए लिया गया है? एसेट के लिए। तो इसके ऊपर आने वाली जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो भी एसेट पे लगेगी। पर हाँ, जो पैसे मेरे पास सरप्लस में बच जाएंगे, उस पर जो बचत होगी, तो क्या वो मेरे एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी? क्योंकि मैं कहूँगा सही है भाई, इंक्रीमेंटल खर्चा एसेट पे लग रहा है, तो उस पर आने वाली बचत भी एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। तो वो हमने अपने प्रिंसिपल्स देखे। अच्छा भाई, हमने कहा सर 2 तरीके के आप शेड्यूल बना लें। हमने कहा यहाँ पे आगे आपके पास कौन सा बैलेंस? कैश बैलेंस। और यहाँ पे आगे आपके पास लोन बैलेंस। अच्छा, ये जो कैश बैलेंस और लोन बैलेंस आपके पास पहली बार प्राइमरीली क्रिएट हुआ है, वो तारीख कौन सी है? 1 Feb। तो आपने कहा Feb 1 2024 पे 1250000 का ये आ गया और 1250000 की ये अमाउंट आ गई। अच्छा, अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो 1250000 के पैसे हैं मेरे पास, ये कब तक रहे? 1 मार्च तक, जब तक पैसे मेरी जेब से चले नहीं गए हो। तो हमने ये कहा कि मैं कितने महीने का इस पे इंटरेस्ट बुक करूं? 1 मंथ। कितना आता है? हाँ जी, 4167। आपने कहा सर ये मेरा आ गई इनकम, सही, सरप्लस फंड्स पे कमाई हुई। फिर आपने कहा कि सर आपने मार्च 1 को किसको पैसे दिए हैं? कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए। अच्छा, वो पैसे कितने हैं? 2.5 लाख रुपए, ये आ गया। अच्छा, 2.5 लाख रुपए कम हो गए, ये कितने रह गए? 1 मिलियन। अच्छा, मुझे एक बात बताते हो, ये लोन का जो बैलेंस है, मेरे ख्याल से ये भी तो फेब में ही आया है, Feb 1 2024। पर क्या इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है? यस, क्योंकि बैंक कहेगा भाई आपने मुझसे पैसे ले लिए, अब आप इसको यूज़ करें या ना करें, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, आपने मुझे इंटरेस्ट देना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं फेब के महीने का ही इंटरेस्ट लगाऊं तो रेट कितना है इसके ऊपर? 14% इंटू 1/12 कितना आता है? कितना? 14583। ओके जी, 14583। अच्छा भाई, ये तो हो गया एक एक महीने की कहानी, हम सीधा भी लेके जा सकते हैं इसको फिर समझने के लिए कि क्या चल रहा है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा इसके बाद आपकी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कब हो रही है? 30 जून को। तो हमने कहा कि सर 30 जून 2024 को फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है, और वो अमाउंट कितनी है? 350।
अच्छा ये 350 जब मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया तो मैंने अब पहली मार्च से लेके कब तक कमाया है? तो आप ये कहेंगे ना मार्च अप्रैल मई जून, कितने महीने हो गए? 4 महीने, क्योंकि जब तक मेरे पास मेरे पॉकेट में ये पैसा रहा तब तक इसने मुझे कमा के दिया, तो तब तक मैंने कमाया भी इसके ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई 4% इंटू 4/12 कितना आता है? ये अमाउंट कितनी आ रही है? 13333। चलें जी 13333। सर ये आ गया आपकी सेविंग यहाँ तक की। अच्छा इसके बाद आपके पास बैलेंस कितना बच गया? 650000। अच्छा अब हम इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। मैंने कहा हमारे पास बैलेंस एज एट 30 जून 2024 बच गया था 6,50,000। आप मुझे बताएंगे कि 6,50,000 रुपये पे मैं कब तक कमाऊंगा? जब तक अगली पेमेंट नहीं होती है। और अगली पेमेंट कब हो रही है? 1 अगस्त को। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर 1 महीना, ऐसा ही है ना? तो आपने कहा 6,50,000 रुपये पे 4% इंटू 1/12 कितना आता है? 2167। फिर आपने कहा कि सर मैंने अगस्त 1 को 2024 को फिर किसको पैसे दिए? कॉन्ट्रैक्टर को। और कितने पैसे दिए? 150 ये रहे। तो हमने कहा सर 150 माइनस किया तो ये कितना बच गया? 5 लाख रुपए। अच्छा भाई अब हमने कहा सर पहले यहाँ पे ये भी तो हिसाब किताब करें ना। अब मैं आपसे पूछूं कि सर आपके पास यहीं पे ही पहली फ़ेब को जब आप यहाँ पे लोन लेके आए थे तो आपके पास फिर यहाँ पे जो बैलेंस बचा था मार्च 1 पे वो कितना बचा हुआ था? सर सेम था। सर ये क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि सर लोन है, आपने लोन का 1 रुपया भी वापस नहीं किया। तो आप मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर 14% आपने फिर कब तक दिया? 4 महीने। वेरी गुड। तो आपने कहा 4/12 कितना आता है? मतलब वो तो मैं वही बोला था कि एक साथ भी कर सकते हैं पूरे साल पे समझने के लिए। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे पता है ये पूरा चेंज नहीं हुआ तो मैं एक साथ करूँगा, पर मैं इसके साथ मैप करके चल रहा हूँ बस आसानी के लिए। चलें जल्दी बताएं। 58,333 ये आ गया। सही है जी। हमने किया ये कि हम इसको इसके शाना बशाना रख लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। सही है, ये आ गया। ये भी 4 महीने की इनकम, ये 4 महीने का एक्सपेंस। अच्छा अब इस वाली चौरंगी को पार करने के बाद आप कौन सी तारीख पे आ गए? 4 महीने बाद, यानी मार्च अप्रैल मई जून। अब आप कहाँ आ गए थे? 1 जुलाई पे। 1 जुलाई पे आ गए थे ना यहाँ पे, या 30 जून पे आ गए थे। तो मैं यहाँ पे कहूँ लोन बैलेंस 30 जून पे कितना है सर? वही है 1250000। फिर कितने महीने का सूद? 1 महीने का। वेरी गुड। कितना आ गया? 1458। ये 1 महीने का आ गया 583। सही है, 14583 आ गया। अच्छा भाई इसको करने के बाद आपने कहा कि फिर आपके पास ये जो बैलेंस अवेलेबल है ये कौन सी तारीख पे? अगस्त 1 2024। यहां पे आपका मेरे बच्चों लोन बैलेंस अगस्त 1 2024 पे कितना है सर? फिर वही है 1250000। अच्छा अब आप मुझे बताएं इस 5 लाख रुपए पे मैं फिर कब तक कमाऊंगा? जब तक अगली पेमेंट ना हो जाए। अगली पेमेंट कब हो रही है? 30 नवंबर तक। तो आप मुझे मंथ्स काउंट करके बताते हैं? 4 महीने। अच्छा काउंट भी कर लेते हैं। सर आपने कहा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने महीने हो गए? 4 महीने। तो आपने कहा भाई 4 महीने हमने 4% का इंटरेस्ट कमाया, कितना आता है?
666.7। आपने कहा सर ये 666.7 की आपकी सेविंग हो गई, अलबत्ता इसी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स में लोन का बैलेंस वहीं खड़ा हुआ था। तो बैंक आपको कह रहा है भाईजान आप अपने पैसे जब यूज करें, मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं है, मेरा लोन जब तक आपकी किताबों में मौजूद है आपने मुझे क्या देना है, सूद देना है उस पर। क्लियर है? चलिए जी, हमने ये कहा इसके ऊपर 14% इंटू 4/12 कितना आता है, 58,333, ये अमाउंट आ गई। यही है भाई, यही आ रही है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या यहाँ पे एसेट कंप्लीट हो चुका है? ऐसा ही है ना? पर आप मुझे एक बात बताएंगे सोच के, हाँ समझ के सही जवाब देना, ऑनलाइन वालों आप भी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा दिया, वेरी गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। यहाँ पे एसेट तो कंप्लीट हो गया, एसेट डेप्रिशिएट कब से होगा? आज से होगा। एसेट डेप्रिशिएट आज से होगा, यहाँ से होगा। तो सर वो 2 लाख रुपए जो आपने बाद में पे करने हैं, क्या वो एसेट में कैपिटलाइज होंगे? होंगे, 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 बिल्कुल होंगे। वापस से लायबिलिटी ना, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट CWIP डेबिट। मैंने कहा ना उसने डिलीवर कर दिया। देखो क्यों नहीं होगा भाई, आपको वो एसेट डिलीवर कर चुका है, ये तो सिखाया। देखो ये बारीक बारीक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखो FAR1 का वर्स्ट तरीन पासिंग रेशियो क्यों है? इसीलिए ना कि हम PRC से बड़ा बेसिक सीख के आते हैं, यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो मैं वो काम कर रहा हूँ, एक 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 जो जो के तुमसे पूछता हूँ, तभी मैंने वापस से सवाल बनाया आज की प्रैक्टिस के लिए। देखो जब उसने आपको एसेट डिलीवर कर दिया तो क्या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई? तो आपने क्या ये 2 लाख रुपए भी पे करने हैं? तो क्या ये 2 लाख रुपए एसेट को बनाने के लिए लाजमी है? यस। पर क्या ये लायबिलिटी आ चुकी है? यस। तो लायबिलिटी क्रेडिट करके CWIP डेबिट हो जाएगा और CWIP रिवर्स होके असल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेबिट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पर हाँ, अब दूसरा सवाल, अब आप यहां से लेके पहुंच गए कहां पे? 30 नवंबर तक, हाँ या नहीं? 30 नवंबर तक, 4, आपने खुद ही बताया ना 4 महीने। कितनी पेमेंट कर रहा हूं यहां पे 30 नवंबर को? 3 लाख रुपए की। अच्छा जी, ये कितने बच गए? और ये बैलेंस कब का है? 30 नवंबर 2024 का बैलेंस है। अच्छा, और ये भी देखें आपने, लोन बैलेंस 1 अगस्त 2024 का था और आपने कितने महीने का इंटरेस्ट बुक किया? 4 महीने का। कहां तक बुक किया? 30 नवंबर तक। अभी 1 महीना बाकी है। मैं आपसे पूछता हूं यहां पे जो लोन बैलेंस है एज ए 30 नवंबर 2024 वो कितना है? यही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक एक करके सवाल करता हूं, आप भी बताएंगे, आप लोग भी बताएंगे ऑनलाइन वालों। क्या ये 2 लाख रुपए जो मेरे पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, इस पे इनकम मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पैसे पड़े में भाई बैंक में मिलेगी। अच्छा, क्या इस पे आने वाली इनकम एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी? नहीं, क्योंकि एसेट कंप्लीट हो चुका है। तो साइमल्टेनियसली वो जो लोन है उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, हाँ या नहीं? लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। पर क्या एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा? क्योंकि एसेट कंप्लीट हो चुका है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस एसेट पे खर्चा किया है इसको उस कंडीशन में लाने के लिए। भाई वो कंडीशन में आ चुका, बन चुका, कहानी खत्म हो चुकी है। अब आपने उसके ऊपर जो भी खर्चा करना है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? तो सिंपल। अब हम अगर ज़रा सिर्फ समझने के लिए इस साल को ख़त्म करें तो क्या मैं 1/12 करूँ? कितना आता है? 667। बस यही अमाउंट आ रही है। ओके जी, हमने यहाँ पे लिख दिया 667। अच्छा, अब इसके ऊपर कितने महीने का सूद है? 1 महीने का। कितना आता है ये? 14,583। ओके, एक सवाल आया
सर एसेट कंप्लीशन के बाद जो इनकम आएगी वो कैसे ट्रीट करेंगे? भाई एसेट कंप्लीशन के बाद जो इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। आप ये कहेंगे वो मेरी एक्चुअल कमाई है, आप ये नहीं कहेंगे कि एसेट इतने से सस्ता पड़ गया। जब तक एसेट बन रहा था, यूं सोचते हैं, जब तक एसेट बन रहा था उसके ऊपर आने वाली ज़्यादा खर्चा एसेट में कैपिटलाइज हो रहा था, और उसके ऊपर आने वाली बचत एसेट की कॉस्ट को इतने ज़्यादा लग रहे थे इतने बच रहे थे, इतने ज़्यादा लग रहे थे इतने बच रहे थे। बट जो एसेट कंप्लीट हो गया तो उसके ऊपर आने वाला इंक्रीमेंटल खर्चा एक्सपेंस होगा या एसेट बनेगा? तो उसके ऊपर आने वाली इनकम एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी या इनकम बनेगी? इनकम बनेगी। अभी कर लेते हैं, अभी बना लेते हैं एंट्रीज क्लैरिटी के लिहाज। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 मंथ्स का इंटरेस्ट अलग निकालें जो पीएनएल में जाना है, 9 महीने का बिल्कुल कर सकते हैं। जुआ देखिए मैं अगेन, ये बिल्कुल सिंपल भी हो सकता था, आपको पता ना लोन का बैलेंस तो चेंज नहीं हो रहा। आप सिंपल एक काम करें, लोन के बैलेंस पे सीधा 11 महीने का इंटरेस्ट निकाल लें, सही है? उसमें से 2 महीने अलग करें, बाकी महीने अलग करें, सिंपल हो सकता है। पर मैं तो सिर्फ इसके लिए कि साथ साथ चला रहा था, मतलब हमने तो बिला वजह लंबी की ना पे समझने के लिए कि यहाँ पे लोन सेम है, यहाँ पे लोन सेम है, साथ साथ लेके चल रहा था। यहाँ पे हुआ कि आपका इंटरेस्ट अलग अलग हो गया, दैट्स इट। एक साथ भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है जी। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं मार्किंग करूंगा यहाँ पे ब्लू से, ये वाला जो इंटरेस्ट है जल्दी बताओ क्या कैपिटलाइज होगा? नहीं, क्यों? एसेट पे काम शुरू नहीं हुआ था, तो आपने कहा कि सर ये तो कैपिटलाइज नहीं होगा। चलें ये हमने लिख दिया सर, ये लिख दिया। अच्छा ये जो 4167 की कमाई है क्या एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी? क्यों? एसेट ही नहीं था सर। तो आपने कहा कि एसेट की कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगी, हमने ये लिख दिया। चलें आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा ये वाला जो हिसाब किताब है क्या कैपिटलाइज होगा? यस सर। हमने कहा ये वाला जो हिसाब किताब है क्या कॉस्ट को रिड्यूस करेगा? क्योंकि देखें इसी, अब देखो खाली ये मकसद ये था साथ साथ चलाने का, ताकि समझ आता रहे कि उसी पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी हो रही है, उसी पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इनकम आपके एसेट की कॉस्ट की बचत के तौर पे ट्रीट होगी। क्लियर है? चलें जी, अब हमने कहा अगले हिस्से पे चलते हैं। ये बताओ भाई ये वाली जो अमाउंट है क्या ये कैपिटलाइज होगी? पक्की बात है, ये कैपिटलाइज होगी। अच्छा क्या ये एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी? सिर्फ इस आसानी के लिए किया था मैंने कि आप एक मैप कर सकें, बाकी हाथ सेट हो जाए तो शॉर्टकट पे शॉर्टकट लगाएं, कोई मसला ही नहीं है, मना ही नहीं कर रहा कोई आपको। आगे जी, अब ये जो 1 अगस्त पे बैलेंस आया और नवंबर तक का मैंने सूद बुक किया है, क्या ये अमाउंट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी? यस सर, नवंबर तक तो होगी ना। और ये वाली अमाउंट कॉस्ट को क्या करेगी? वेरी गुड, बेहतरीन भाई, ये रिड्यूस करेगी, ये भी बात समझ आती है। अच्छा अब ये वाला जो अमाउंट है क्या कैपिटलाइज होगा? क्योंकि ये एसेट कंप्लीट होने के बाद है। अच्छा तो क्या ये वाला अमाउंट कॉस्ट रिड्यूस करेगा? क्योंकि ये भी एसेट के कंप्लीट होने के, आप ये तो नहीं कहेंगे ना ये एसेट बन रहा है तो उसमें उतनी बचत हो रही है, भाई वो एसेट बन के ख़त्म हो चुका। क्लैरिटी है? पक्की बात है। चलें जी, ऑनलाइन वालों कंफर्मेशन दे दें, यहाँ तक कोई मसला? मैंने तभी जानबूझ के एक सवाल बनाया, मैंने कहा आए जी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी ताकि हाथ साफ हो जाए इस पर। क्लैरिटी है? पक्की बात है सारे बच्चों? चलें आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इस केस के अंदर जो हमने अभी किया, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर कितनी हुई हैं? 2.5 लाख, 350, 150 और 2 लाख और 3 लाख, 1250 पूरी हो गई।
आपने कहा 1250000, क्योंकि ये तो चलो नवंबर में भी 2 लाख कैपिटलाइज तो किया था ना पेबल के नाम पे, और दिसंबर में पे हो गया, दिसंबर 31 को पे हो जाएगा ना इसी साल में, ख़त्म। अच्छा भाई, फिर आपने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ, हाँ भाई किसकी कैपिटलाइजेशन, इंटरेस्ट की, तो इसकी एंट्री ये बनेगी ना, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट और CWIP डेबिट, ये बनेगी एंट्री जो हमने सीखी हुई है। अच्छा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, इसको कैपिटलाइज करें 58,333 को, यही था ना, आपने खुद ही डिसाइड किया है। इसको कैपिटलाइज करें, इसको कैपिटलाइज करें, और इसको करना आखिरी वाले को नहीं, तो कितना आ गया अमाउंट, 131249। चलें जी, ये बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू कौन से फंड्स, वेरी गुड, सही है, कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू सरप्लस फंड्स अर्निंग्स। अच्छा भाई, ये भी बता दें, अब हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। हमने कहा ये होगा, रिड्यूस करेगा, ये भी और ये भी, तो इन तीनों का सम कितना आता है, 22,167, ये मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनी होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, CWIP क्रेडिट, यानी मैं इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, एसेट की बचत के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एसेट की कॉस्ट इतने से कम हो गई है। ओके जी, तो आपने जब इन तीनों को नेट किया बच्चों, तो ये कितना आ रहा है, 1349, चेक कर लो, 4959, हाँ जी ऑनलाइन वालों, 1359082, ये अमाउंट आ गई। अच्छा, ये अमाउंट आपकी जो आई है वो आई है एज एट नवंबर 1 2000, नवंबर 1 कह रहा हूँ, नवंबर 30। तो सर ये 30 नवंबर पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करना है ना। इसकी लाइफ कितनी बताई गई है, देख लेते हैं जाके, इसकी लाइफ बताई गई है सर 10 ईयर्स। ऐसा है भाई, इसकी लाइफ अगर उसने 10 साल बताई हुई है, तो हम ये करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके अक्यूमुलेटेड को क्रेडिट करेंगे, ऐसा ही है। और यहाँ पे 1359082 को डिवाइड करूँगा कितने से, 10 ईयर्स से मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, कितना आता है 11325। अब जाके कंप्लीट हो गया ये सवाल, क्लैरिटी है। और आप जब बैलेंस शीट में एसेट को दिखाएंगे तो क्या 1359 पे दिखाएंगे या डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, क्योंकि एक्यूमुलेटेड के नेट आता है, नेट बुक वैल्यू आती है, क्लैरिटी है। थोड़ा सा हाथ साफ हुआ इस पर, पक्की बात है। अब यही है कि एक एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होता जाएगा। अभी हमने सो फार जो कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। ऑनलाइन वाले पहले बताओ क्या कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, जल्दी से सारे बच्चे, समद, कासिम, हाँ जी, हसान, क्लियर हो गई बात। चलें जी, वेरी गुड, आगे सुनो। सो फार जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए, हमने सबसे पहली क्लास में ये सीखा था कि आप कैश पे एसेट परचेज करें अलग बात है, और उधार लेके एसेट बनाएं वो अलग बात है। मैंने कहा जब मैं कैश पे एसेट परचेज करता हूं तो मेरी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होती है, सही है जी। जब मैं उधार लेके एसेट बनाता हूं तो मेरी एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोरिंग कॉस्ट, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट।
फंड्स को बोरो करने पे जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है, मैं ये कहता हूं वो भी इस एसेट के रिलेटेड है। क्योंकि कोई तुमसे पूछे एसेट कितने का पड़ गया, तो क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए थे वो, या जो सूद दिया था वो भी? फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट ऐड किया इसके अंदर कि वो जब तक पैसे यूज नहीं होते तो वही पैसे आपको कुछ इंक्रीमेंटल कमा के देते हैं, पर जब वो इंक्रीमेंटल कमा के देते हैं तो वो आपकी इनकम तो होती है, बट क्या उसको इनकम के तौर पे ट्रीट करोगे या एसेट की बचत के तौर पे? पर कब तक? जब तक एसेट कंप्लीट, और शुरू कब से होगा? जब तक एसेट शुरू ना हो जाए। सिंपल प्रिंसिपल। तो ये अब तक की समरी है, क्लैरिटी है? अच्छा जी सर, एसेट की वैल्यू वापस बता देंगे 30 नवंबर को क्यों आएगी? तो जानी एसेट कंप्लीट कब हुआ है? 30 नवंबर को। तो यहाँ पे एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जितनी भी कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे रुक जाएगी और एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, तो वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, हफ्ता क्लियर हो गया? ओके चलें जी, अब आप अपने पास हेडिंग डाल दें कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बोरिंग। जल्दी से हेडिंग डाल दें अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बोरिंग। एंट्रीज मतलब एग्जामिनर पूछेगा तो बना के देनी पड़ेंगी आपको, बिल्कुल। एंट्रीज हमने इसमें नहीं बनाई है, कहते हो बना देता हूं। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सी बोरिंग भाई? जनरल बोरिंग। सर 31 दिसंबर को लोन बैलेंस में कितने मंथ्स लगाएंगे इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट निकालने के लिए? अच्छा देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे और इंटरेस्ट पेबल निकालेंगे तो इंटरेस्ट पेबल क्या कुछ आ रहे होगा या सारा इंटरेस्ट पेबल होगा? सारा का सारा इंटरेस्ट पेबल होगा। वो तो आपने डिसाइड किया था कि उसमें से एसेट में कितना जाएगा, एक्सपेंस में कितना जाएगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इंटरेस्ट पेबल कितना है, तो ये 14583 भी इंटरेस्ट पेबल है, 58333 भी इंटरेस्ट पेबल है, 14583, 58333 और 14583, ये सारा का सारा क्या है? पे तो पूरा करना है, पे तो पूरा करना है। सही है जी, पे पूरा करना है। आपने इसमें से सोचना ये था कि एसेट में कितना डालूं, एक्सपेंस में कितना डालूं, वो हमने प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया है। क्लियर है कासिम? बात समझ आती है? क्लियर हो गया जी? कासिम जल्दी बता दो, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन पूछो ना, सस्पेंस नहीं क्रिएट करो। कंफ्यूजन बताओ क्या है, उस पर बात करेंगे। हाँ जी कासिम जल्दी यार, कंफ्यूजन क्या है? लिख ले यार आगे प्लीज। इसको सिंपल करो ना तुम लोग। ये 125000 का लोन क्या अभी भी वैसे के वैसा ही है? कब से मौजूद है? 1 फ़रवरी से। कहां तक मौजूद है? दिसंबर तक। तो कितने महीने हो गए बताओ, कितना आता है? 175,000। ये आपका आ गया इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि आपने 11 महीने लोन रखा हुआ है उसका, तो 11 महीने का सूद देंगे। ये 11 महीने आपने कहा इंटरेस्ट पेबल है। अब इसमें से आपने CWIP प्लांट के अंदर कितना डाला? 160 ये सही बताएगा तो यार, 160,417। इसमें से आपने प्लांट में कितना डाला? 131249। बाकी क्या है? निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, कितनी आ रही है? इनको माइनस करो ना इसमें जल्दी। हसान शेख 9 मंथ्स नहीं 11 मंथ्स इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट कितनी आ रही है? 29167।
चलें, अच्छा अब ये जो 29167 है ना, यहाँ से भी देख सकते हो, इसको प्लस करो जल्दी से 14583, जस्ट टू चेक इट कि तुम लोगों ने सही बताया नहीं बताया। 14583 को लिखो, ये आखिरी महीने का इंटरेस्ट है, कैपिटलाइज हुआ था एक्सपेंस हुआ था, अच्छा, और ये पहले महीने का इंटरेस्ट है, दोनों को प्लस करो, ये याद है सिंपल। तो ऐसे जाओ वैसे जाओ, बात एक ही है। आपने वैसे अलग कर लिया तो ये अकाउंटिंग भी हो गई उसकी, कि बैंक को इतना देना है, एसेट में इतना डाला, एक्सपेंस इतना हो गया। क्लैरिटी है, दोनों तरीकों से बता दिया। हाँ नहीं, एक आध रुपए का फर्क में कोई मसला नहीं होता, बिल्कुल राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई भी इशू नहीं होता, ना वो एक नंबर काटेगा। सही है जी, कोई मसला नहीं जानी। ओके, अब हम वापस आ गए किस पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बोरिंग पे। पहले बता दो एक साथ यकजहती के साथ, बिल्कुल अब तक के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, समझ आ रही है कि क्या चल रहा है। हमने अभी रिवाइज भी किया कि लोन लिया, बोरो करके एसेट पे लगाया, उस पे आने वाली कॉस्ट भी कैपिटलाइज की, वो सारी चीज़ें एक एक करके हमने सीखी और हम समरी भी बनाएंगे इसकी। अब एक जब कॉन्सेप्ट आगे ऐड करूंगा तो मैं ये नहीं करूंगा कि पीछे वाला गया, पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड, और आगे नए टॉपिक पे भी जाएंगे तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को चलाता रहूंगा, ताकि कोर्स आगे जाता रहेगा, चीज़ें भूलेंगे नहीं। क्लियर है? चलें, अब समझ आ गया, वेरी गुड हो गया। चलें जी, जनरल बोरिंग। पहले तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आपने हेडिंग डाल दी इसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बोरिंग की। अच्छा, पहले ऐसे ही लिखेंगे या अर्लियर, हम बैंक के पास गए थे, सही है जी, हम गए थे बैंक के पास, बीइंग अ कंपनी, ये हम है, हमने कहा हम किसके पास गए, बैंक के पास। हमने बोला कि भाईजान पैसा अभी मांगता है। बात समझ आई? वापस अभी जो हमने केसेस किए, जो अभी लास्ट सवाल किया, उसमें तुम बैंक के पास गए और तुमने बोला अभी पैसे चाहिए, सारे के सारे आज मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। तो जिस दिन उसने आपको पैसे दिए, क्या उस दिन से उसने सूद चार्ज करना शुरू किया था? अभी सीखा ही है, तभी बेसिक बात बताइए वापस से भाई, अगेन तुम्हारे लेवल पे आके भाई, अभी तक जो पहले तक अर्लियर तक हमने किया, हम बैंक के पास गए, हमने बोला पैसा अभी मांगता है, तो जब पैसा आपको उसी वक्त मिला तो पूरी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो चुका था। तो यहां पे हमने कहा पैसा अभी मांगता है, जब हमने लिखा तो हम यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट चार्ज होना, हाँ भाई क्या हो गया, शुरू हो गया। When amount of loan, क्या बोला हमने, received, जिस दिन अमाउंट ऑफ लोन रिसीव हुई उस दिन से सूद चार्ज होना शुरू हो गया। अच्छा, इस चीज को हम नाम देते हैं, आज उसका खुलासा करते हैं, क्या लिखा मैंने, स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिकली पूरे पैसे इसके लिए लिए, इस एसेट के लिए लिए, इस पे पूरी आने वाली बोरिंग कॉस्ट इस पे लग रही है। तो आप देखें ना, पूरा का पूरा इंटरेस्ट में कैपिटलाइज कर रहा था, सब्जेक्ट टू के काम शुरू हो चुका हो, सब्जेक्ट टू के। पहले बताओ स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब समझ आया? अब तक जो किया था वो अंग्रेजी में स्पेसिफिक बोरिंग था, पहले बोलता तो अजीब से मुंह बनाते तुम लोग क्या बोल रहा है, अब बात समझ आ रही है।
कि पूरे पैसे किसके लिए लिए हैं, एसेट के लिए। तो कोई आपसे पूछा आपने ये पैसे किसके लिए, आप बोलेंगे स्पेसिफिकली एसेट के लिए। इसको क्या नाम दिया, स्पेसिफिक बोरोइंग। हमने हेडिंग क्या डाली है, अभी कंपैरिजन करते हैं इससे कि क्या होता है। चलें जी, हमने कहा अब जो न्यू चीज हम सीखने लगे हैं वो कौन सी है, जनरल बोरिंग। ये बात समझ आती है अब सुने, हमने क्या किया, हमें एक अंदाज़ा हुआ। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला यार मुझे 15 लाख रुपए का एसेट बनवाना है। बैंक ने बोला भाई तुम्हें तो हम 1 मिलियन का लोन दे सकते हैं। एसेट कितने का बनवाना है, 1.5 मिलियन का। लोन कितने का मिल रहा है, स्पेसिफिक लोन कितने का मिल रहा है, 1 मिलियन का। स्पेसिफिक लोन कितने का मिल रहा है, स्पेसिफिक जो आज मुझे मिल जाएंगे पैसे, जो आज मुझे मिल जाएंगे वो स्पेसिफिक है इसके लिए। अच्छा, फिर मैंने कहा यार बाकी 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ गई तो। अभी तो मांगे नहीं है ना उसने, वो मांगेगा मुझसे कॉन्ट्रैक्टर। जल्दी बताओ, बैंक के पास गया, स्पेसिफिकली कितने मिल रहे हैं, 1 मिलियन। चाहिए कितने, कितना शॉर्ट है, 0.5 मिलियन, 5 लाख रुपए शॉर्ट है। सही जी, आगे मेरा दिमाग ये चल रहा है यार अगर कभी इसकी नीड पड़ गई तो मैं करूंगा क्या, कहाँ से लाऊंगा पैसे। मैं गया दूसरे बैंक के पास जिसको हमने कहा वो है बैंक बी। मैंने उसको कहा कि यार एक काम करो, मुझे आप एक रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी दे दो। कौन सी फैसिलिटी, रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी। प्लीज़ सुनिएगा फोकस के साथ, बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, उसने कहा कि भाई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी आपको क्यों चाहिए। मैंने कहा यार मैं इसमें से अपने कुछ क्रेडिटर्स को भी पैसे दूंगा, अपने बिजली के बिल भी अदा करूंगा, बाकी जो ग्रॉसरीज़ हैं जो कंपनी में आती हैं, जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी पे करूंगा, लोगों की सैलरीज भी दूंगा। तो मतलब वो कह रहा है कि यार मतलब इसका मतलब ये कि तुम्हें मल्टीपल पर्पस के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, मल्टीपल। फिर हमने कहा यार अगर नीड हुई तो कॉन्ट्रैक्टर को भी इसमें से पैसे दे दूंगा। जनरल बोरिंग, बहुत सारे मकासद के लिए, बहुत फर्क समझ आया। अच्छा, पहले 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 जो अभी केस किया, अर्लियर, ये लिखा हुआ, बैंक के पास गए, क्या बोला, अभी पैसा मांगता है, किसके लिए, एसेट के लिए। वो पूरे के पूरे पैसे आपके अकाउंट में फेंक देता है, जाओ ये एसेट पे लगाओ। तो पूरी की पूरी बोरिंग कॉस्ट किस पे लगती थी, एसेट पे। ये बात समझ आती है। हमने कहा यार अभी भी पैसे शॉर्ट पड़ सकते हैं। मैं गया दूसरे बैंक के पास, मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। कौन सी, अच्छा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के लिए क्या मैं उसको ये कह रहा हूँ ये मैं एसेट के लिए ले रहा हूँ, ओवरऑल यूज के लिए। यहां भी लग सकते हैं, यहां भी लग सकते हैं। क्या इससे पेट्रोल भरा सकता हूं, सैलरी दे सकता हूं, दे सकता हूं। पहले बताओ कहानी समझ आई। जनरल और स्पेसिफिक में फर्क समझ आ रहा है, ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए। जनरल अलग है, स्पेसिफिक अलग है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्या जनरल और स्पेसिफिक में फर्क समझ आ रहा है, जल्दी से। जनरल स्पेसिफिक में फर्क समझ आना चाहिए, बस बेहतरीन चीज ये होनी चाहिए यहाँ पे। अब इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आ जाओ आगे जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कोई आपको ये बोले कि यार रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का मतलब क्या है, कहीं भी पैसा यूज हो सकता है, कहीं भी पैसा। अच्छा, फिर मैंने बैंक को कहा आप मुझे लिमिट असाइन करें। वापस से क्या बोला मैंने, लिमिट असाइन करें। बैंक ये कह रहा है आपको मैंने लिमिट असाइन की है 2 मिलियन की। कितने की, चलिए जी, उसने कहा लिमिट असाइंड ₹2 मिलियन। मैंने बैंक को कहा बैंक जानी ये बताओ आप इसके ऊपर सूद अभी चार्ज करेंगे, हाँ या नहीं। यही सिखाना था, नहीं। उसने कहा जब पैसे निकालोगे, दोनों में ये फ़र्क है, तभी तो सिखाया। वापस सुनो,
रनिंग देखो मेरे पास आज अगर क्रेडिट कार्ड है मैं अभी निकाल के दे दूं, उसमें से मैंने 1 रुपया भी नहीं निकाला हुआ, मुझे 1 रुपये का सूद चार्ज नहीं हो रहा। बात समझें, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये क्रेडिट अवेलेबल है, जब यूज करोगे तब सूद चार्ज होगा। पहले बताओ दोनों में बात समझ आ रही है? यही तो बेसिक फर्क है। अच्छा उसमें क्या है, पैसे पहले दिन पे आपके अकाउंट में फेंक देता है, आप यूज करो सूद लगेगा। याद है अभी किया, अभी सीखा, तभी तो मैंने वो बुनियाद बनाई है। मैं सब एक साथ मिला देता तो खिचड़ी बन जाती दिमाग की। आपने बोला भाई पहले एक एक स्टेप करके चलेंगे ताकि हम थोड़ा FAR 1 लेवल पे तो आए वापस से। मुझे बताओ जनरल बोरिंग में क्या पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं या सिर्फ आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल होते हैं? लिमिट असाइन हो गई है। अच्छा अब मैं इसमें से पैसे कब निकालूंगा? जब नीड होगी, जब नीड होगी, जब नीड होगी। ऑनलाइन वाले पहले बताओ बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ बात समझ आ रही है? क्या आप सबको क्लियर है? पक्की बात है भाई, यहां से पैसे तब निकालूंगा जब नीड होगी। यानी अब देखें एक फर्क है, स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर आप पैसे यूज करें या ना करें, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप पे इंटरेस्ट चार्ज होना। जबकि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में आपके पास पैसे आ नहीं जाते, आपके पास सहूलत अवेलेबल होती है, जब चाहो तब निकाल लेना बगैर किसी की पूछगछ के। हाँ पर जब पैसे निकालोगे तब से क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लॉजिकल बात है। अब खुद भी देख लो यार, अगर एक बंदा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो क्या मैं आज से सूद देना शुरू हो जाऊं? मेरा बैलेंस 0 है भाई, मैंने नहीं लिया वो उधार। तो वंस आई स्टार्टेड टेकिंग द क्रेडिट, क्या उस दिन से सूद चार्ज होगा? बिल्कुल चार्ज होगा। पहले बताओ जनरल में और स्पेसिफिक में फर्क समझ आ रहा है? जनरल बोरिंग आपके लिए अवेलेबल है, जब निकालोगे तब से सूद लगेगा। एग्रीड? चलो अब मैं तुम्हारा एक फिनोमिना, एक माइंड मैप बनाता हूं, क्या पता तुम पहुंच जाओ। मुझे बताओ आपने अभी मेरे साथ ये बात नहीं समझ ना, रिपीट करवा देना, खाली एक पिक्चराइजेशन करवा रहा हूं, लिखवा नहीं रहा। जब निकालेंगे जितना निकालेंगे उस पर लगेगा। बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा। आगे सुनो, पिक्चराइजेशन करवा रहा हूं, पिक्चराइजेशन में नहीं उतर पाओ तो भी बता देना। सही है? वापस से, आपने भी पिछले सवाल में कितने का लोन लिया था? 1.25 मिलियन का, ऐसा है? पक्की बात है? यूज होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, खत्म हो गया। मैं आपसे पूछूं एक बेसिक सी बुनियादी बात, आप जनरल बोरिंग पे कब भागोगे? जब वो खत्म हो जाए। जब वो, तो अब हम जो सवालात करेंगे, मैं ज़रा यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ। अब हम जो सवालात करेंगे उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सही है? पहला, वर्किंग ऑफ कौन सी बोरिंग? हमने अभी नहीं की थी? नहीं की थी? साथ साथ कर रहे थे ना, स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट चल रहा था। अच्छा दूसरा क्या करते हैं आप ही बता दें। यही किया था ना, सीक्वेंस तो यही चलनी चाहिए ताकि आप इधर उधर नहीं हो जाएं, सवाल में गुम नहीं हो जाएं। अभी देखो ना सवाल की लेंथ भी तो इंक्रीज होती जा रही है ना। अच्छा भाई हमने कहा, फिर हमने क्या करना है? वर्किंग ऑफ सरप्लस फंड्स। अच्छा मैंने पता है इसको ये सीक्वेंस क्यों रखी है भाई, आप जनरल बोरिंग पे आओगे ही तब जब ये खत्म हो जाएंगे। नहीं यही बात समझ, आप सीक्वेंस में चल रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जा रहे हो, सरप्लस फंड्स क्या हो गए? तो जब वो खत्म हो गए तो आप किसके पास भागोगे? जनरल फंड्स के पास। तो जनरल फंड्स जब आप निकालोगे तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? देखो आपके फंड्स चल रहे हैं, आप कमा रहे हैं, एक वक्त पे आके वो क्या हो गए? 0। एक वक्त पे आके वो क्या हो गए? 0। तो आप मुझे बताओ, अब फिर कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा भाई पैसे दे मुझे, कहां से दोगे? जनरल फंड से। अच्छा स्पेसिफिक बोरिंग कहां गई? खत्म हो गई। अच्छा बोरिंग खत्म हो गई, उसके पैसे खत्म हो गए? पैसे खत्म हो गए।
तो अब यहां पे आपने सोचना शुरू किया कि यार अच्छा ये तो मेरे पैसे खत्म हो गए, अब कहां से दूं? जनरल बोरिंग से। तो अब जब जनरल बोरिंग के जिस दिन पैसे निकाले सूद उस दिन से लगेगा, हाँ या नहीं? तो वही तो टाइम है, आपको पता लग जाएगा कि इस दिन मैंने पैसे निकाले, इस दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। पहले बताओ एक मैपिंग समझ आ रही है? ये सिर्फ मैंने तुम्हारा दिमाग में पिक्चराइजेशन कराई है, अभी तक हमने इसको एक्चुअली अप्लाई नहीं किया। पहले बताओ बात समझ आ रही, थोड़ी सी हजम हुई कि हमने किस तरीके से जाना है? देखो वापस से, तुमने सबसे पहले लोन लिया तो लोन भी आ गया, बैलेंस भी आ गया। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे तो क्या ये बैलेंस कम होता रहेगा, हाँ या नहीं? और लोन वेरी गुड अपनी जगह रहेगा। अच्छा, खत्म होते 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 अब कॉन्ट्रैक्टर को इतने पैसे दे दिए कि खत्म हो गए, वो और मांग रहा है, क्या करें? तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि जनरल बोरिंग से पैसे लेने? जब वो खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जिस दिन आपने पैसे निकाले जनरल बोरिंग से उस दिन एक एडिशनल सूद लगेगा, उस दिन एक, तो आपकी बोरिंग कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। लॉजिकल बात समझ आती है? हमने बेसिक फिनोमेना बनाया। अच्छा, इसको कॉपी कर ले, तो अब हम यहां पे क्या लिखें? वर्किंग ऑफ कौन सी बोरिंग? ये आ गया हिसाब किताब, क्लैरिटी है? तो इसको आप पहले कॉपी करें, ये जो हमने अभी बनाया, और मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ पे ला सकता हूँ, एक ही पेज पे ले आता हूँ। ऑनलाइन वालों प्लीज़ कंफर्म करो जानी, बात क्लियर है, समझ आ रही है? चलिए यहाँ से करना है ना कॉपी। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 11:30 तक। अच्छा, ये तो हो भी गया यार। ये कॉपी कर लेना बस, फिर हम इसको अप्लाई अगली क्लास में करेंगे। सही है? कॉन्सेप्ट भी करेंगे इसका, मतलब कॉन्सेप्ट तो मैं दे चुका हूँ टेक्निकली, खाली इसको अप्लाई करेंगे और फिर एक और सवाल दूंगा तुम्हें करने के लिए। यार होमवर्क आज चलो मैं पिछले जैसा ही दे दूंगा, बट ये कि इसका नहीं दे सकता ना, क्योंकि ये भी हमने अप्लाई नहीं किया। हाँ, पुराने का ही दे दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, पुराना जो किया हुआ है ना वैसे ही दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसको अप्लाई किए बगैर नहीं दे सकता मैं। स्क्रॉल करूं? अच्छा, जनरल बोरिंग में इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा? जब से हम पैसे निकालेंगे। नहीं, पैसे तो आगे यूज़ कर सकते हैं, बट उस पर आने वाली बोरिंग कॉस्ट क्या अप्लाइज? वो तो अपनी जगह है ना। एसेट कंप्लीट हो गया तो आप ये किसको बताओगे कि ये एसेट पे लग रही है? बोलेगा भाई एसेट तो कम कंप्लीट हो चुका है। पैसे तो आप कहीं भी यूज़ करें, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो मैं कौन सा एसेट बना रहा हूँ? सही है ना, यूज़ तो कर सकता हूँ ना।
कल प्रोबेबली ये क्लास होगी हमारी जिसमें मैं ये करा दूंगा, फिर हम ईद की छुट्टियों पे जाएंगे। हाँ ये हो गया। अच्छा एक सवाल आया है सर लोन लेंगे जब बैंक से तो वो वापस करेंगे, फिर बैंक हमें जनरल बोरिंग अलाउ करेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि लोन भी लिया और जनरल बोरिंग भी है साथ। बिल्कुल होता है ना, मैं तो क्या मल्टीपल कंपनीज के ऑडिट करता हूँ, एक ही बैंक ने 3-3, 4-4, 5-5 जगहों से लोन लिए हुए होते हैं, पर वो 3-3, 4-4, 5-5 जगहों से लोन उसको ऐसे हवाओं में नहीं मिले हुए होते, उसने अपनी चीज़ें गिरवी रखवाई हुई होती हैं। बात समझ आ रही है? तो उसकी एसेट्स की जितनी वैल्यू होती है वो उसका एक एक हिस्सा गिरवी रखवाता रहता है। जैसे अगर मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ है, मुझे लोन चाहिए, तो क्या मैं एक प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन ले सकता हूँ? तो क्या अभी मेरे पास और इस्तात नहीं है लोन लेने की? क्यों है? बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो मैंने कहा रेदर देन मैं अपना पैसा फंसाऊँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, कमाऊँगा, उसको सूद भी दूंगा, खुद भी कमाऊँगा, मेरे पैसे फंसेंगे ही नहीं। ये बिजनेस सेंस होता है ना, सही है। इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो गया व्हेन अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड। ये किसके लिए थी बात? हाँ भाई ये किसके लिए थी बात? स्पेसिफिक के लिए। देखो स्पेसिफिक में तो आपको पहले दिन पे पैसा मिल जाता है ना, या लिमिट अवेलेबल होती है? पैसा मिल जाता है। जनरल में क्या होता है? वो कहता है जब निकालोगे तब आपका इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सही है ना? बात वही है कि जब पैसे आपके हाथ में आएंगे तब सूद चार्ज होगा। स्पेसिफिक में पैसे पहले दिन पे हाथ में आ जाते हैं, जनरल में पैसे पहले दिन पे हाथ में नहीं आते। बस ये कहानी है। क्लियर है? तो कल की क्लास बड़ी अहम होगी क्योंकि वी आर गोइंग टू लिंक जनरल बोरिंग। क्लियर है? चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।